पार्टी ये चुनाव प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। इसके साथ ही टिकट बंटवारे के मामले में भी हमारी पार्टी ने चुनाव में यहाँ सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है। लेकिन अब यहाँ मुख्य सवाल ये पैदा होता है कि इस चुनाव में आप लोगों को वे आपके क्षेत्र की जनता को भी अपना वोट सपा व कांग्रेस गठबंधन को तथा बीजेपी व अन्य और विरोधी पार्टियों को न देकर अकेले बहुजन समाज पार्टी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। हालांकि इस बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में सपा के लगभग 5 वर्षों के और केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लगभग 3.25 वर्षों के कार्यकाल के दौरान यहाँ इन दोनों ही सरकारों की खासकर गरीब, दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ किसान, मजदूर, कर्मचारी व व्यापारी आदि विरोधी गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों के कारण अब यहाँ प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं है। ऐसे हालातों में अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है और वहीं दूसरी तरफ सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहाँ खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है, जिसके साथ अब अपने आप को सेकुलर कहने वाली कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 37 वर्षों तक और केंद्र में भी लगभग 54 वर्षों तक अधिकांश अकेले ही राज किया है, जो अब ये पार्टी अपनी गलत नीतियों व गलत कार्यशैली की वजह से केंद्र के साथ साथ देश के अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है और अब ये कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने मूल सिद्धांतों व असूलों को भी ताक पर रखकर यहाँ बीजेपी के इशारों पर सरकार चलाने वाली व खासकर अल्पसंख्यक समाज विरोधी ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है, जिस पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। ऐसी स्थिति में अब प्रदेश की आम जनता को ये तय करना है क्या वे ऐसी पार्टी के दागी चेहरे को वे इनके गठबंधन को अपना वोट देंगे या फिर इसके स्थान पर इन सभी तत्वों का सफाया करके या हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने वाली अपनी एकमात्र बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे। और अब इसका सही फैसला आपको व प्रदेश की आम जनता को ही इस चुनाव में करना होगा। और वैसे भी इस बारे में आप लोगों के सामने सच्चाई यही है कि प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज ही व्याप्त रहा है, जिसकी खास वजह से यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे
तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं काफी ज्यादा चरम सीमा पर ही घटती रही हैं, होती रही हैं। यही कारण है, यही मुख्य कारण है कि सरकार के चलते यहाँ मुजफ्फरनगर सहित प्रदेश में लगभग 500 और भी छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की भयानक वारदातें हुई। दादरी की अति दर्दनाक घटना घटी। मथुरा में जमीन अवैध कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें पुलिस अधिकारी की जान तक भी चली गई। बुलंदशहर का अति शर्मनाक बलात्कार कांड हुआ आदि। इस प्रकार से सपा सरकार में पूरे प्रदेश भर में हर तरफ असुरक्षा व आतंक का माहौल ही हावी रहा है। इसके साथ ही विकास के कार्य भी अधिकांश यहाँ आधे अधूरे ही किए जाते रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर प्रदेश की जनता का सरकारी करोड़ों अरबों रुपया अकेले यहाँ मीडिया में ही काफी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया है, जबकि इसी अपार धन को यहाँ गरीबों के हित व कल्याण के कार्यों पर भी खर्च किया जा सकता था। इसके अलावा सपा सरकार में विकास व जनहित के जो भी थोड़े बहुत कार्य किए गए हैं, तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े कार्यों की शुरुआत बीएसपी की सरकार में ही कर दी गई थी, जिसमें से लखनऊ की महत्वपूर्ण मेट्रो रेल परियोजना व गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना आदि प्रमुख हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि बीएसपी की अनेकों जनहित की योजनाओं को तो वर्तमान सपा सरकार ने बहुत चालाकी से केवल उनका नाम बदल कर ही चलाया हुआ है, जिसमें इनकी समाजवादी पेंशन योजना खास है, जिसका पहले मूल नाम महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना था। इसके साथ ही इस सपा सरकार ने खासकर प्रदेश के गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, व्यापारियों, वकीलों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के साथ साथ दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत यहाँ हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी रही है। जबकि सरकारी अधिकारी तो यहाँ थोक के भाव में ही बदलते रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है। और अब इनको इस चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ वही दूसरी तरफ श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो उसका अब शिवपाल यादव व उनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर सबक सिखाएंगे। तो इससे ये स्वाभाविक ही है कि अब सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवारों को हराने की ही पूरी कोशिश करेंगे, और फिर इनका अपना बेस वोट भी दो खेमों में ही बट के रह जाएगा। और यदि ऐसे हालातों में खासकर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं, तो फिर उनका ये वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही जाएगा, बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुँच सकता है। इसलिए अपने इस नुकसान से बचने के लिए अब प्रदेश के खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर अकेले अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी अर्थात बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो बिना किसी पक्षपात के इनकी सुरक्षा के साथ साथ इनके विकास व उत्थान का भी पूरा ध्यान रखती है, जिसका अपना बेस वोट पूरी तरह से एकजुट व मजबूत भी है और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय व तत्पर भी है।
और इनका ये वोट सपा की तरह, यानी कि जो बीएसपी का बेस वोट है, ये सपा की तरह दो खेमों में बंटकर इधर उधर कतई भी जाने वाला नहीं है। और इस वोट में फिर अल्पसंख्यक समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर यहाँ बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुँच जाएगा। अर्थात फिर बीजेपी यहाँ प्रदेश की सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं हो सकती है। और वैसे भी केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के बारे में ये बात सर्वविदित है। इन्होंने सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से खासकर यहाँ गरीबी, महंगाई व बेरोजगारी आदि को खत्म करने और रोजमर्रा की सभी जरूरी वस्तुओं को सस्ती करने के साथ ही बिजली भी सस्ती व 24 घंटे देने तथा गरीबों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों व छोटे कारोबारी आदि लोगों की भी सभी समस्याओं को दूर करने एवं गरीब बेघर लोगों को फ्री में सरकारी दुकान बनाकर देने के साथ ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर ये तो वायदे किए थे, लेकिन उससे भी सबसे बड़ा चुनावी वायदा बीजेपी ने ये किया था लोकसभा चुनाव के दौरान में कि जब केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो सत्ता में आते ही तो 100 दिनों के अंदर तो विदेशों में जो काला धन जमा है तो उसको वापस लाकर फिर पूरे देश में गरीब परिवार के प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से देने का भी इनका ये मुख्य चुनावी वायदा था। लेकिन इस संबंध में अब मैं यहाँ आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या इन्होंने अपने ये सभी लोकसभा चुनावी वायदे अब तक पूरे किए हैं? मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, जो इन्होंने ये बड़े बड़े चुनावी वायदे किए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, तो क्या इन्होंने अपने ये लोकसभा चुनावी वायदे अब तक पूरे किए हैं? मैं समझती हूँ कि इन्होंने अपने ये सभी लोकसभा चुनावी वायदे अब तक पूरे नहीं किए हैं। अर्थात अब इनके ये सभी लोकसभा चुनावी वायदे केंद्र की सरकार के एजेंडे से अधिकांश गायब भी हो गए हैं। और अब इनका अब तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए शुरू में इन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मिली भगत से कभी यहाँ संस्कृति व कट्टरवादिता के नाम पर, तो कभी देशभक्ति व राष्ट्रवाद के नाम पर, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर, तो कभी अपनी परिवर्तन यात्रा आदि के नाम पर भी किस्म किस्म की नाटकबाजी करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। किंतु इसमें इनको कोई खास सफलता नहीं मिलने की वजह से तब फिर इन्होंने इन सब से जनता का ध्यान बांटने के लिए केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज से लगभग 3.25 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में व इसे राष्ट्रीय हिस्से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का ये एक ऐसा फैसला ले लिया जिसकी मार से देश के लगभग 90% गरीब, किसान, मजदूर वे अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग अभी तक भी पूरे तौर से ठीक ढंग से उभर नहीं पा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ पूरे देश भर में एक ये भी आम चर्चा है कि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही 10 महीनों के अंदर अपनी पार्टी का व अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी काला धन
पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था, जिसके बारे में बीएसपी द्वारा खुली चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने इसका मीडिया में अभी तक भी खुलासा नहीं किया है। इतना ही नहीं बल्कि अब तो इन्होंने अपने देश के ही काले धन को सफेद करने के लिए विशेष व्यवस्था और कर दी है। इसके साथ ही अपने विरोधियों पर भ्रष्टाचार के जबरदस्ती के गलत आरोप लगाने वाली इस पार्टी ने व इनकी केंद्र की सरकार ने भी खासकर यहाँ अपने चहेते ललित मोदी, विजय माल्या व अनेकों घोटालों में फंसे भ्रष्ट लोगों को तो अभी तक भी बचाया हुआ है, जबकि इस मामले में हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ भ्रष्ट लोगों के खिलाफ काफी सख्त कदम उठाए हैं, जिसके अनेक उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। इस प्रकार से बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अब तक केवल एक ही अपना चुनावी वायदा पूरा किया है कि इन्होंने देश में अपने खास चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को पहले से भी और कई गुना ज्यादा माला माल व धनवान बना दिया है, जिनके धन व बल की मदद से ही अब ये पार्टी केंद्र की तरह या उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में आने के सपने देख रही है, जिसे आप लोगों को कतई भी पूरा नहीं होने देना है। सामाजिक क्षेत्र में भी केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते जहां विशेषकर देश के दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समाज के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है, और अब ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर ही उन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ ही इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी इन्होंने खासकर कांग्रेस व सपा की अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभावहीन ही बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था किए बिना ही इन्होंने केंद्र व अपने भाजपा शासित राज्य सरकारों के भी ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इन वर्गों का आरक्षण भी काफी हद तक कम कर दिया गया है। इसके साथ साथ अब तो इन वर्गों के ऊपर आए दिन विभिन्न स्तर पर अन्याय व अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, और इस बात का दलित छात्र रोहित वेमुला कांड, गुजरात का दलित ऊना कांड व जहां आपके उत्तर प्रदेश का भी दया शंकर सिंह कांड आदि इसके कुछ खास उदाहरण हैं। और इतना ही नहीं, अभी आप लोगों ने अखबारों में, टीवी चैनल आदि में भी देखा होगा कि आपके प्रदेश से लगा हुआ हरियाणा प्रदेश है। हरियाणा प्रदेश में तो जहां पर बीजेपी की सरकार है, तो अभी हाल ही में हरियाणा प्रदेश के एक मिर्चपुर इलाके में, गांव में, वहां पर दलितों पर हमला किया गया और इतना बुरा हाल दलितों का किया गया है वह बीजेपी की सरकार में वहां के 40 परिवार तो अपना घर छोड़कर चले गए। 40 परिवार जो है दलित परिवार अपना घर छोड़कर चले गए हैं। ये बीजेपी के शासनकाल में आज भी दलितों के ऊपर जो जुर्म जाती हो रही है वो किसी से छिपी नहीं है। ऐसे हालातों में केंद्र की वर्तमान बीजेपी की सरकार द्वारा इन वर्गों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े कुछ स्थानों को स्मारक व संग्रहालय आदि में परिवर्तित करने की मात्र घोषणा करने से व कुछ मौकों पर इनका नाम इस्तेमाल किए जाने से व कुछ संस्थानों का भी नाम आदि रखने से भी तथा कांग्रेस पार्टी की ही तरह दलितों व पिछड़ों के घरों में जाकर उनके साथ खाना आदि खाने से भी इनके समाज का पिछड़ापन व सामाजिक उत्पीड़न आदि कतई भी खत्म होने वाला नहीं है। और वर्तमान में अब ये लोग अपने समाज पर आए दिन हो रहे
अन्याय, अत्याचार व जातिवादी व्यवहार एवं सरकारी भेदभाव व उपेक्षा आदि से भी काफी ज्यादा दुखी हैं। और अब इन सब मामलों में ये लोग बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केवल सहानुभूति व हमदर्दी नहीं चाहते हैं, बल्कि इसके साथ साथ उनके मुख्य दोषी लोगों के खिलाफ समय से ठोस कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित होते हुए देखना चाहते हैं। इसके साथ ही अब ये लोग अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ साथ भारतीय संविधान में इन्हें खासकर समानता, बराबरी व आरक्षण आदि के जो भी कानूनी अधिकार मिले हैं, तो उनको अब ये लोग वास्तव में यहाँ जमीनी हकीकत में लागू होते हुए देखना चाहते हैं। इसी प्रकार वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार के चलते अब यहाँ पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ भी हर स्तर पर सौतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही अब इनकी अलीगढ़ व जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी तक का भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा छीना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा इनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक व कॉमन सिविल कोड आदि में जो दखल देने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी सही नहीं हो रहा है और इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा भी करती है। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान माल यानी कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, तो ये अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अब तो पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन यहाँ इन लोगों के ऊपर खासकर गोरक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति व संस्कृति आदि के नाम पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न भी किया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब पूरे देश में खासकर यहाँ अल्पसंख्यक समाज के आम लोगों को भी शक की नजरों से देखा जा रहा है, जिससे इनमें हमेशा ही असुरक्षा की भावना बनी रहती है। और अब ऐसी स्थिति में यह सज्जन कमेटी की रिपोर्ट का लागू होना वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में तो कतई भी संभव नहीं हो सकता है। इसके अलावा केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार की भी गलत आर्थिक नीतियों के कारण अब यहाँ सभी वर्गों में से खासकर गरीब लोग भी अपनी रोटी रोजी के लिए हमें काफी ज्यादा परेशान ही नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भी अब ये बीजेपी के लोग यहाँ प्रदेश में विकास कार्यों को व कानून व्यवस्था को भी लेकर जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो इस मामले में भी सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने पूर्व में रहे लगभग 6 वर्षों के शासनकाल में यहाँ विकास व जनहित व जन कल्याण के कार्यों की तरफ ध्यान न देकर केवल अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यहाँ अधिकांश सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है। जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी 6 वर्षों तक यह शासनकाल में रही, जिसके कारण ही फिर इस पार्टी को सन 1992 में समय से पहले ही यहाँ अपनी सत्ता तक भी गंवानी पड़ी थी, जबकि इस अवधि में केंद्र में भी ज्यादातर बीजेपी की ही अपनी सरकार रही है। इसके अलावा बीजेपी के लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के लिए जो काफी बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार अपने अधीन में चल रही देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को भी ठीक ढंग से संभाल नहीं सकती है, तो तब फिर ऐसी स्थिति में दिल्ली से भी कई गुना ज्यादा आबादी रखने वाले यहाँ अपने उत्तर प्रदेश की
पिछले कई वर्षों से अति खराब व दयनीय हालत में चल रही कानून व्यवस्था को भला इस पार्टी की सरकार यहाँ कैसे संभाल सकती है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी का बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार के बारे में यही कहना है कि देश में लोकसभा के हुए आम चुनाव के दौरान बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई कुछ खास बातें कि बुरे दिन जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ, सबका विकास, न खुद खाएंगे न खाने देंगे, वे देश बदल रहा है आदि। अब ये सभी बातें इनकी अधिकांश यहाँ केवल हवाई व कोरी जुमलेबाजी ही बनकर रह गई हैं, जिसकी खास वजह से अब इनके अकेले उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी बहुत जल्दी ही बुरे दिन आने वाले हैं। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि यदि आप लोग वे आपके क्षेत्र की जनता के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की भी जनता बीजेपी वे अन्य सभी विरोधी पार्टियों की इन सब बातों को ध्यान में रखकर वे इनके सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए ये चुनाव लड़ते हैं। और इस मामले में इनका ताजा व खास हथकंडा ये है कि विरोधी पार्टियों द्वारा बार बार मना करने के बावजूद भी अपनी कमजोरी को भांपते हुए खासकर 5 राज्यों के हो रहे विधानसभा आम चुनाव के दौरान आज बीजेपी द्वारा जो सामान्य व रेल बजट एक साथ पेश किया गया है, जिसमें इन्होंने चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो किस्म की प्रलोभन भरी बातें कही हैं, जो चुनाव खत्म होने के बाद अधिकांश इनके लोकसभा चुनावी वायदों की तरह ही हवाई हो जाएंगे यदि इनके इस बहकावे में आप लोग नहीं आते हैं। इसके साथ साथ ये लोग यानी कि उत्तर प्रदेश के लोग, आप लोग और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में नहीं आते हैं तथा इनके द्वारा विरोधी पार्टियों द्वारा बीजेपी द्वारा खासकर बीजेपी द्वारा मैनेज किए गए मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि में भी जबरदस्ती की अपने पक्ष में हवा बनाने वाली इनकी खबरों से भी ये लोग गुमराह नहीं होते हैं। तो फिर इस चुनाव में बीएसपी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से फिर कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। और यदि इन सब मामलों में इन लोगों ने सावधानी बरतने में थोड़ी सी भी चूक कर दी, यदि आप लोगों ने या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने तो इन सब मामलों में सावधानी बरतने में थोड़ी सी भी चूक कर दी तो फिर इसका फायदा उठाकर यहाँ बीजेपी व सपा भी सत्ता में आ सकती है। और ऐसा हो जाने पर फिर यहाँ की आम जनता की जिंदगी पहले से भी काफी ज्यादा अति पीड़ादायक व नरक बन जाएगी। और सपा की सरकार के आते ही फिर यहाँ हर स्तर पर अपराध व जुर्म जाति पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस मामले में फिर यहाँ कितने और मुजफ्फरनगर व दादरी व बुलंदशहर आदि कांड होंगे तो इसका भी इनके वर्तमान शासनकाल से काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। और यदि इस पार्टी के स्थान पर यहाँ बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व इनकी केंद्र की सरकार के लोग यहाँ नोटबंदी जैसे अनेकों और जन पीड़ादायी फैसले लेने के लिए और भी ज्यादा आजाद व बेलगाम हो जाएंगे, जिससे फिर पूरे देश में यहाँ गरीब मजदूर, किसान व अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोगों का जीवन गुजर बसर करना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान में आरक्षण व अन्य और जो भी सुविधाएं मिली हैं तो फिर इन वर्गों के प्रति मुंह में राम
वे बगल में छुरी की तरह ही अपनी दोहरी नीति व नियत एवं जातिवादी मानसिकता रखने वाली ये भारतीय जनता पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार फिर अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर इन्हें यहाँ मौका पाते ही या तो खत्म कर देगी या उनको पूरे तौर से निष्प्रभावी ही बना देगी। और इस मामले में खास सूत्रों से हमें ये भी रिपोर्ट मिल रही है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार के बनते ही फिर यहाँ इन सभी वर्गों के पूरे आरक्षण को व अन्य सभी सुविधाओं को भी मौका पाकर इन्हें। तो मेरठ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती गरजती हुई नजर आई। साफ तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर भी हमला बोला कि अगर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो नोटबंदी जैसे